जब तक मैं अपने कॉलेज कैंपस के पास बने पुराने और जर्जर हॉस्टल में नहीं गया था, तब तक मुझे भूत प्रेतों या किसी भी अलौकिक चीज पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मेरा नाम राघव है और मैं साल 2000 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सीमित आवास विकल्पों के कारण मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को इस हॉस्टल में रहना पड़ा, पर वहां मेरे साथ कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हुई जिसे सुनकर आप भी कई रातों तक सो नहीं पाएंगे। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 285। उस दिन जब हम हॉस्टल पहुंचे, मुझे हॉस्टल के आसपास एक बड़े ही अजीब और खौफनाक माहौल का एहसास हो रहा था। इसकी पुरानी टूटी फूटी दीवारें और दरकते दरवाजे मेरे डर से हाथ पैर कपा रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त खुश होने के साथ साथ एक प्रेत बाधित जगह में रहने के लिए काफी उत्साहित थे। वार्डन ने हमें पूरे हॉस्टल का दौरा कराया, जो एक उदास चेहरे वाला बूढ़ा आदमी था। उन्होंने हमें बताया कि अतीत में हुई कुछ रहस्यमयी घटनाओं के कारण हॉस्टल बरसों से बंद था। कई बरसों के बाद तुम ही लोग हो जो यहाँ रहने आए हो, और हमें हमारे कमरों तक छोड़कर जाते हुए उन्होंने हमें चेतावनी दी कि हम रात में हॉस्टल के आस-पास ना घूमें और अपने कमरे के दरवाजे अंदर से बंद ही रखें। जैसे जैसे दिन रात में बदलता गया, मेरी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। हमने रात का खाना पीना किया और कुछ देर बातें करने के बाद हम अपने अपने कमरों में सोने चले गए। वार्डन की कई बातों और इस हॉस्टल के बारे में जुड़े डरावने ख्याल से मैं काफी डर चुका था। काफी देर तक मैं अपने कमरे में यहाँ से वहाँ हर चीज को बड़े ध्यान से देखता रहा, और फिर बिस्तर अच्छे से साफ कर जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा ही था, जब मुझे बाहर गलियारे से आती अजीब सी आवाजें साफ सुनाई देने लगी। मैंने इन आवाजों को ये सोचकर अनसुना कर दिया कि शायद ये मेरे दोस्तों की कोई शरारत होगी, लेकिन दूसरे ही पल मुझे किसी के धीरे धीरे से बात करने की आवाज सुनाई देने लगी। और ये आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो ये आवाजें मेरे कमरे के अंदर ही आ रही हों। ये सुनकर अब मेरे मन में अजीब ख्याल घर करने लगे थे। बिस्तर पर लेटे हुए ही मैंने कंबल को सिर से पैर तक खुद को छुपा लिया, और आंखें बंद किए हुए ही मैं अपने आस पास और कमरे के बाहर से होती सभी आवाजों को बड़े ध्यान से सुनता रहा। अब डर मुझ पे इतना हावी हो चला था कि आंखें खोलने की मुझ में हिम्मत तक नहीं बची थी कि तभी ऐसा लगा मानो कोई दरवाजे से चलता हुआ ठीक मेरे बिस्तर तक आया हो और मेरे बगल में खड़ा मुझे ही घूर रहा हो। काफी देर तक मैं डरा हुआ कंबल में लेटा रहा, और अब मुझे कंबल में आंखें बंद किए हुए ही लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके थे, और काफी देर से पूरे कमरे में और बाहर से कोई आवाज नहीं हुई। डरते हुए मैंने धीरे धीरे कंबल से बाहर झांक कर देखा तो पूरा कमरा काले अंधेरे में डूब चुका था। बिस्तर में लेटे लेटे ही मैंने पास ही टेबल पर रखी टॉर्च की तरफ हाथ बढ़ाया और अंधेरे में टॉर्च ढूंढने की कोशिश करने लगा। जब मेरे हाथ से लगकर टॉर्च टेबल से जमीन पर गिरी और कमरे के फर्श पर लुढ़कने लगी और थोड़ी ही दूर जाकर रुकी, बड़ी हिम्मत करते हुए मैं बिस्तर से उठा और हाथों के सहारे टॉर्च ढूंढने की एक बार फिर कोशिश कर ही रहा था, जब एक बार फिर टॉर्च अपने आप कमरे में फर्श पर यहाँ से वहां लुढ़कने लगी, और एक आवाज मेरे ठीक सामने हुई। ये सुनकर मेरे हाथ पैर कांप चुके थे।
मैं डरता हुआ पागलों की तरह उस अंधेरे कमरे में यहाँ से वहां दरवाजा ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर उस काले अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कमरे में ना होकर किसी बड़े से हॉल में यहाँ से वहां घूमता चला जा रहा था। अभी मैं कुछ और सोच पाता कि तभी अब वो हंसने की आवाज कमरे के कोने से धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब मैं इतना डर चुका था कि अंधेरे में सर पर हाथ रखे मैं वहीं एक कोने में सिमट गया और वो डरावनी हंसी और किसी के चलते कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरे ठीक सामने आकर रुकी। काफी देर तक मैं वहीं जमीन पर आंखें बंद किए हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, पर वहां एक बार फिर कोई आवाज नहीं हुई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा तो मुझे अपनी खुली आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अभी भी अपने बिस्तर पर था। मैंने कंबल से बाहर निकलकर देखा तो बल्ब की होती मंद रोशनी में पूरा कमरा एकदम शांत था। ये जो भी अभी मेरे साथ हुआ था, ये मेरी सोच और समझ से बिल्कुल परे था। मैं बिस्तर से उठा और टेबल पर रखे गिलास से पानी पिया, और पानी पीकर मैं जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा ही था जब कमरे में लगा बल्ब अपने आप जलने और बुझने लगा। ये देखते ही मैं अभी पीछे मुड़ पाता जब वही हंसी की आवाज एक बार फिर मेरे कानों के बिल्कुल ठीक पीछे सुनाई दी। ये सुनते ही मैंने एक झटके में पीछे मुड़कर देखा तो पीछे देखते ही मेरी रूह तक कांप उठी, क्योंकि मेरे ठीक पीछे दरवाजे पर चेहरे पर बाल लिए और अजीब ढंग से टेढ़ी मेढ़ी एक लड़की खड़ी थी, जो मेरे देखते ही देखते गायब हो गई। ये देखते ही मैं चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागता कि तभी एक बार फिर मैंने देखा तो मैं अभी भी अपने बिस्तर पर ही था। ये देखकर अब मैं कुछ भी समझने की हालत में नहीं था, क्योंकि ना ही मैं कोई सपना देख रहा था और ना ही ये मेरा कोई वहम था। ये सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने सामने घट रही थी, पर यह कैसे संभव था कि हर घटना के बाद मैं अपने बिस्तर पर ही होता। इन घटनाओं के बाद पूरी रात मैं सो नहीं पाया, और जैसे ही हॉस्टल में सूरज की पहली किरण पड़ी, मैंने अपने दोस्तों को जगाकर रात में घटी सभी घटनाओं के बारे में बताया तो उनका हंसते हुए कहना था कि कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन ये सिर्फ मैं ही जानता था कि जो भी रात में मेरे साथ हुआ वो कोई सपना नहीं बल्कि वास्तविक में हुई घटना थी। धीरे धीरे हर रात ये घटनाएं और भी बढ़ती गई, पर बड़ी अजीब बात थी, इन घटनाओं से डरकर भागने के बजाय मेरी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी कि आखिर यहाँ ये हो क्यों रहा था। मेरे अलावा मेरे दोस्तों के साथ यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं अपने कमरे में रहता या दोस्तों के साथ, वो लड़की मुझे हर रात दिखती, मानो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। और हर दिन हर तरह की घटनाओं के बाद मैं हर बार अपने बिस्तर पर ही होता। अब धीरे धीरे मेरे अंदर इन सभी घटनाओं के रहस्य को जानने का जुनून सवार होने लगा था। मैंने अपने दोस्तों को कई बार बताया, पर वो हमेशा इन बातों को वहम या बुरा सपना मानकर टाल दिया करते। बड़ी कोशिशों और मिन्नतों के बाद आखिरकार मेरे दोस्त इन सभी हो रही घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए तैयार हुए, और अगले ही दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने हॉस्टल में हो रही इन घटनाओं और भूत प्रेत होने का सबूत ढूंढने का फैसला किया। शाम के तकरीबन 5 बजे हम सभी दोस्तों ने मिलकर हॉस्टल के सभी कमरों को अच्छे से देखा, पर हमें वहां
कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो इन घटनाओं से जुड़ा हो। कई दिनों तक हम हॉस्टल की हर जगह की अच्छे से तलाश करते रहे, पर हमेशा ही असफलता हाथ लगती। और फिर एक दिन हम सभी दोस्त हॉस्टल से थोड़ी ही दूर घूमने निकले थे, जब वहां सड़क के साथ लगे एक ढाबे पर हमें कुछ ऐसी जानकारी हाथ लगी जो हम सबके होश उड़ाने के लिए काफी थी। ढाबे पे काम करने वाले एक आदमी का बताना था कि तकरीबन 6 साल पहले यहाँ कुछ लड़कियां रहा करती थी, जिनमें एक लड़की की बड़ी ही बुरी हालत में बेसमेंट के एक स्टोर रूम में पड़ी एक लाश मिली थी। बड़ी कोशिशों के बाद भी पुलिस को कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर वो बेसमेंट के स्टोर रूम में क्या करने गई थी और आखिर उसके साथ हुआ क्या था, या ऐसा कहें कि कॉलेज का नाम खराब ना हो इसीलिए इस मामले को दबा दिया गया। ढाबे पे काम करने वाले उस व्यक्ति की बातों को सुनकर हमें इतना तो समझ आ चुका था कि जो भी हो, इन सभी घटनाओं का कोई ना कोई सबूत उसी बेसमेंट के उसी रूम में मिलेगा। यही सोचकर हम सभी दोस्त उसी रात उस हॉस्टल के बेसमेंट में पहुंचे, जहां कोने में बना एक ही रूम था। हम दरवाजा खोलने में कामयाब रहे और उस कमरे में दाखिल होते ही हमने जो भी देखा वो देखकर हम सब सदमे में आ चुके थे, क्योंकि उस कमरे की दीवारों पर हर तरफ मानो नाखूनों से कुरेद कुरेद कर लिखा था, मेरी मदद करो। और उसी कमरे के एक कोने में एक पुराना जंग लगा हुआ दर्पण पड़ा था। मेरी जिज्ञासा मुझ पे हावी होने लगी थी, मानो उस तरफ मैं अपने आप खिंचा चला जा रहा था। मैं उस दर्पण को छूने की लालसा को रोक न सका, और जैसे ही मैंने उस दर्पण को छुआ ही था, मुझे दर्पण की दूसरी तरफ से एक ठंडे हाथ का स्पर्श साफ साफ महसूस हुआ, मानो किसी ने मेरे हाथों को बर्फ की सिल्ली में डाल दिया हो। मैंने डरते हुए अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और दर्पण में झांक कर देखा तो मैंने जो भी देखा वो देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी, क्योंकि दर्पण की दूसरी तरफ से एक लड़की का हाथ दिखाई दे रहा था। और मैंने पास जाकर सामने से दर्पण की तरफ देखा तो ये वही लड़की थी जिसे मैं हर रात को कमरे में देखता था। हम जल्दी से कमरे से बाहर निकले और हमने जो कुछ अभी तक देखा था उसके बारे में वार्डन को सूचित करने का फैसला किया, लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी, वो वार्डन गायब हो चुका था और हर जगह पूछने पर किसी को भी ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम सभी दोस्त काफी हैरान थे और इसी सोच में थे कि क्या वो वार्डन भी हॉस्टल में होने वाली भूतिया घटनाओं का एक हिस्सा था या कुछ और। उस रात हम सभी एक कमरे में इकट्ठे थे। अपने अपने कमरे में अकेले रहने में अब हम सभी को काफी डर लगने लगा था, लेकिन उस रात भी मेरे दोस्तों के साथ होते हुए भी मैं उन घटनाओं से बच नहीं सका। और फिर आधी रात से ठीक पहले वही अजीब आवाजें जो हर दिन मुझे सुनाई देती थी एक बार फिर से आना शुरू हुई, पर इस बार वो आवाजें हंसने के बजाय रोने की थी, मानो कोई इतने दर्द में हो कि जिसकी कल्पना करना भी मेरे बस में नहीं था। और आज ये आवाजें मेरे अलावा मेरे सभी दोस्तों को साफ सुनाई दे रही थी। हम सभी डरते हुए एक साथ ये देखने उठे कि आखिर बाहर हो क्या रहा है, और जब दरवाजा खोलकर बाहर झांका ही था जब गलियारे में हमें वही लड़की बड़े भयानक रूप में साफ साफ दिखी। हम उसी तरफ देखते हुए कुछ और सोच पाते कि तभी मेरी मदद करो। और उस लड़की की इस आवाज में एक दर्द साफ महसूस हो रहा था। हम सभी काफी डर चुके थे, पर ना जाने क्यों मैं अपने आप उसकी तरफ ना चाहते हुए भी बढ़ता चला गया। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, एक अजीब अंधेरा मेरी आंखों के सामने
छाने लगा था और उसके बिल्कुल करीब पहुंचते ही मैं बेहोश होकर जमीन पर गिरा। और जब मुझे होश आया तो मानो पूरा हॉस्टल एकदम बदल चुका था। जो दीवारें सुबह तक टूटी फूटी नजर आ रही थी वो अभी ऐसी लग रही थी मानो एक ही दिन में इन्हें फिर बना दिया गया हो। अभी मैं हर तरफ देखते हुए कुछ और कर पाता जब मेरे सामने वाले दरवाजे से मुझे किसी के बात करने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। पास जाकर देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर ऐसा लग रहा था मानो दो लड़कियां मेरे ही कमरे में बैठी कोई बात कर रही थी। मैंने झांक कर कमरे में देखा तो मुझे अपनी खुली आंखों पर एक बार फिर भरोसा नहीं था, क्योंकि बिस्तर पर दो लड़कियां बैठी थी और कमरा बिल्कुल ही अलग, मानो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ मैं कभी आया ही नहीं था। पर यह कैसे संभव था? जिस कमरे में मैं पिछले कुछ दिनों से रह रहा था अब वो एक ही रात में कैसे बदल सकता था? ये सोचकर कि शायद मैं किसी और कमरे में आ गया था, अभी मैं पीछे मुड़ पाता कि तभी बाहर से एक और लड़की उसी कमरे की तरफ आई और मैं अभी सामने से हटने को हुआ ही था जब वो लड़की हवा की तरह मेरे आर पार हो गई। कुछ पलों के लिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई सपना था या हकीकत, क्योंकि ये सब कुछ होता हुआ मैं अपनी नजरों के सामने देख रहा था। मैं उसी कमरे में खड़ा था पर मानो वो तीनों लड़कियां मुझे देख ही ना पा रही हों कि तभी मैंने ध्यान से सुना तो उनमें से एक लड़की का कहना था कि ऐसी जादू टोटकों की किताबों से दूर ही रहना चाहिए। मैंने आगे बढ़कर थोड़ा पास जाकर देखा तो उन तीनों के सामने एक किताब पड़ी थी जिस पर लिखा था दर्पण की दुनिया, और इसी के साथ उनमें से एक लड़की ने एक बार फिर कहा कि इस किताब के मुताबिक एक बार अगर कोई दर्पण की दुनिया में फंस जाए तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा और उसकी रूह हमेशा हमेशा के लिए उसी दर्पण में कैद हो जाएगी और तब तक तड़पती रहेगी जब तक कोई मांगलिक पुरुष उस दर्पण को तोड़ नहीं देता। उस लड़की का इतना कहना भर था जब एक एक कर वो सभी लड़कियां मेरे देखते ही देखते गायब होने लगी। अब धीरे धीरे पूरा हॉस्टल एक बार फिर अपने वास्तविक रूप में आने लगा था। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने सब पहले जैसा हो गया, पर बिस्तर पर बैठी तीन लड़कियों में एक लड़की अभी भी सर झुकाए वहीं बैठी थी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने को अभी हुआ ही था जब वो एक झटके में मेरी तरफ मुड़ी और मेरे ठीक नजरों के सामने आते ही बोली, मेरी मदद करो। और ये सुनते ही मैं डर से पसीने से लथपथ अपने बिस्तर से उठा तो मेरे सभी दोस्त मेरे पास ही बैठे थे और मेरे होश में आते ही उनका बताना था कि मैं पिछले 2 दिनों से बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब मुझे सब समझ आ चुका था कि ये सारी घटनाएं आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रही थी, क्योंकि मैं मांगलिक था। और फिर उसी दिन हम सबने बेसमेंट में जाकर उसी कमरे में पड़े उस दर्पण को तोड़ दिया और धीरे धीरे सभी घटनाएं अपने आप शांत हो गई। आज इस घटना को घटे कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो आज भी डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।